स्पाइनल या लंबर स्टीनोसिस क्या होता है और सर्वाइकल स्टीनोसिस किस वजह से होता है? हमारे यहाँ अक्सर ये समझा जाता है कि अगर किसी को कमर दर्द शुरू हुई है तो उसमें उसे आगे झुकने से रोका जाए। डिस्क बल्ज जो होता है ये मोस्टली 20 से 40 इयर्स के दरमियान में होता है और उसकी बड़ी वजह यह है कि अक्सर ऑफिस वर्कर्स हैं वो बैठे हुए हैं तो वो एक ही पोजीशन में झुककर बैठे हुए हैं या उनका अपना पोस्चर ठीक नहीं है। रीज़न क्या होती है कि हमारे मसल्स वीक होते हैं, जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं इसके साथ में स्पेसिफिकली कोर मसल्स वीक हो जाते हैं। बेल्ट किसी हद तक फ़ायदा करता है जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जब डिस्क बल्ज हो गया है तो हमने वहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। QAS हेल्थ में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइनल या लंबर स्टीनोसिस क्या होता है और सर्वाइकल स्टीनोसिस किस वजह से होता है, और इस पे ये भी बात करेंगे कि कमर दर्द की कितनी इकसाम हैं और झुकाव जो है, कमर दर्द आके झुक के जो हम चीज़ें कोई वज़न उठाते हैं या कोई चीज़ को उठाते हैं तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है। तो इस मौजू में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नुमान गफ़ार, जो कि सीनियर लेक्चरर हैं CPMC सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। डॉक्टर साहब आज बड़ा टाइम निकाल के आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब बताइएगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि कमर का जो दर्द है उसकी इकसाम बहुत सारी हैं, लेकिन झुकना उससे रोका जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि झुकाव से बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं, लेकिन इसके अच्छे इम्पैक्ट भी हैं, मतलब एक अच्छे वे में देखा जाए तो इसके बेनिफिट्स भी हैं, तो इस पर आपकी क्या टेक है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस इतने अहम मौजू पे आज मुझे बात करने के लिए इनवाइट किया। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ अक्सर ये समझा जाता है कि अगर किसी को कमर दर्द शुरू हुई है तो उसमें उसे आगे झुकने से रोका जाता है कि आपने आगे को नहीं झुकना। इसी तरह नमाज भी आप कोशिश करेंगे बैठ कर पढ़ें और उसमें कमर का झुकाव जितना आप कम कर सकते हैं उतना करना है। तो आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है इसमें झुकाव फ़ायदेमंद होता है। अक्सर हमारे पास जो क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं कमर दर्द के साथ, तो उनकी कमर दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कमर दर्द उनको मसल स्पैज़म की वजह से हो सकता है, कमर दर्द उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हो सकता है, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ जिसे कहा जाता है DJD, उसकी वजह से भी उनको कमर दर्द हो सकता है, डिस्क की वजह से भी कमर दर्द हो सकती है। इसी तरह नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन आने लग जाता है तो उसकी वजह से भी कमर दर्द होती है। जहाँ तक स्टीनोसिस की बात है तो ये कमर दर्द की जो डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की हैं उसमें एक है स्टीनोसिस का मतलब है नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल। जो हमारी स्पाइन का स्ट्रक्चर है उसमें कुदरती तौर पर हमारे पास कुछ कर्व्स पाई जाती हैं, कुछ प्राइमरी कर्व्स होती हैं जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ मौजूद होती हैं। इसी तरह कुछ कर्व्स होती हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती हैं, जिसमें सर्वाइकल कर्व आ जाती है और इसके साथ में हमारे पास लंबर कर्व आती है। अब जब सर्वाइकल कर्व और लंबर कर्व्स हैं इनके ऊपर मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस के आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने लंबर की बात की तो L4 या 5 डिस्क जो होती है बल्ज हो जाती है, ये कॉमन है, क्यों, क्या वजह है? अक्सर पेशेंट इसी का कंप्लेन कर रहे होते हैं, ये पेन डेवलप होगी L4 5 रीजन जो वो इफेक्ट हो गया, तो क्या समझते हैं इसकी वजह? अब डिस्क बल्ज और स्टीनोसिस ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आपने डिस्क बल्ज के हवाले से पूछा तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे। डिस्क बल्ज जो होता है ये मोस्टली 20 से 40 इयर्स के दरमियान में होता है और उसकी बड़ी वजह यह है कि कोई भी इंसान वो इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा फंक्शनल होता है। तो जब हम अपने काम का ज़्यादा कर रहे होते हैं और अगर हम अपना पोस्चर का ख्याल नहीं रखेंगे, प्रोलॉन्ग पोस्चर हो जाता है, प्रोलॉन्ग पोस्चर होगा। अक्सर ऑफिस वर्कर्स हैं वो बैठे हुए हैं तो वो एक ही पोजीशन में झुककर बैठे हुए हैं या उनका अपना पोस्चर ठीक नहीं है या कोई भी वज़नी चीज़ उठाने लगे हैं तो उसमें उनको झटका लग जाता है या कोई भी फोर्सफुल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस वजह से डिस्क बल्ज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या होती है कि हमारे मसल्स वीक होते हैं, जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं इसके साथ में स्पेसिफिकली कोर मसल्स वीक हो जाते हैं। जब कोर मसल्स वीक होंगे तो उसके बाद आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो कि अनयूजुअल होगी, जिसके आप आदी नहीं होंगे, तो उसकी वजह से डिस्क बल्ज के चांसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बड़े बेल्ट्स भी यूज़ करते हैं, इसके एड्स में भी अगर देखते हैं कि बेल्ट्स आप पहने और आपका जो लंबर है या स्पाइन है वो सेफ़ रहता है, आपको ज़्यादा अगर झुकाव कर रहे हैं तो उससे आपको प्रिवेंट करता है। जी जी। तो ये कितने सेफ़ है? अब इसमें ये बहुत अहम सवाल है जो आपने पूछा है और इस प्लेटफॉर्म से ऑडियंस को ये बात जानना बहुत फ़ायदेमंद होगा कि बेल्ट किसी हद तक फ़ायदा करता है जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जब डिस्क बल्ज हो गया है तो हमने वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। प्रोटेक्शन के लिए बेल्ट का फ़ायदा होगा, लेकिन अगर
कुछ लोग होते हैं उनको डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपने बेल्ट इस्तेमाल करना है, तो वो फिर 24 घंटे बेल्ट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में फिर बेल्ट का नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसके लिए एहतियात ज़रूरी है। बेल्ट अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो उसके साथ में एक्सरसाइजेज लाजमी हैं। बेसिकली हमारे जो कोर मसल्स हैं, जिसे हम एब्डोमिनल रीजन के मसल्स और साथ में हमारा जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, उनको कंबाइन हम कोर मसल्स कहते हैं। जब कोर मसल्स वीक होंगे तो हमें एक्सटर्नल बेल्ट की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और अगर हम अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना शुरू कर देंगे तो वो हमारी नेचुरल बेल्ट है जो कि स्ट्रेंथन होगी, और आप फिर अल्टीमेटली बेल्ट से दूर होते चले जाएंगे। बेल्ट का इस्तेमाल अगर आप रेस्ट पे कर रहे हैं, आपके मसल डिपेंडेंट होते चले जाएंगे और मसल्स वीकनेस की तरफ जाएंगे, और अल्टीमेटली आपको दर्द रहेगी। आप हैबिचुअल हो जाएंगे कि आप जितना अर्सा बेल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उतना अर्सा आप कंफर्टेबल हैं, जैसे बेल्ट उतारेंगे आपको दोबारा दर्द शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए एक्सरसाइजेस लाजमी हैं साथ में। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम स्टीनोसिस की बात कर लेते हैं, सर्वाइकल जैसे आप कह रहे हैं या लंबर स्टीनोसिस, ये बेसिकली होता, इसकी क्या वजह आप क्या समझते हैं, क्यों जी होती है? सर, ये भी बहुत अहम सवाल है। बेसिकली हमारे पास एक सबसे बड़ी वजह वो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है। बिल्कुल, हमारे बॉडी के अंदर आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, हमारे मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम स्टीनोसिस की बात करें तो इसके पास हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले डिस्फंक्शनल स्टेज, जिसके अंदर हमें पता नहीं चल रहा होता लेकिन हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और उन चेंजेस की वजह यही होती है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी फिज़िकल इनएक्टिविटी, हमारी डाइट और हमारा उठने सोने का साइकिल, हमारा स्लीप वेक साइकिल, ये सारी चीज़ें डिटरमिन कर रही होती हैं कि हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वीक हो रहे हैं। जब डिस्फंक्शनल स्ट्रक्चर जो स्टेज है वो गुजर जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे हम डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं। राइट। डिहाइड्रेशन में हमारे जो डिस्क है, ये बेसिकली एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर से वाटर ऊजिंग आउट होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स जो डिस्क है उसका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। जब डिस्क का साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद अल्टीमेटली कोलैप्सिंग स्टेज की तरफ चला जाएगा। यहाँ वो बॉडी अपने स्ट्रक्चर्स को अडोप्ट करना शुरू कर देती है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाता है तो उसके हमारे अल्टीमेटली जो स्पाइनल कैनाल है, जिसे हम हराम मगज़ कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड जिसमें से गुजर रही है, उसकी नैरोइंग होना शुरू हो जाती है, वो अंदर की तरफ से दबना शुरू हो जाती है। यहाँ पर स्टीनोसिस की 3 मेजर टाइप्स होती हैं, जिसे हम सेंट्रल स्टीनोसिस, उसके साथ साथ पेरिफेरल स्टीनोसिस, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फोरामिनल स्टीनोसिस। ठीक, यानी कि 3 तरह के सुराख हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारी स्पाइन में। तो वो तीनों जगह पे कहीं पे भी नर्व के ऊपर प्रेशर आएगा, वहाँ पे वो जो तंग सा रास्ता है, गली है, नैरोइंग होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे नैरोइंग होगी और उसकी वजह से मरीज़ को अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी वजह जो जहाँ सबसे बड़ी अलामत होती है वो कमर दर्द रहती है, और इसके साथ में वो कमर दर्द लोकलाइज्ड हो सकती है कि कमर के निचले हिस्से में, या इसके साथ साथ वो कमर दर्द के साथ ट्रैवल करना शुरू कर देती है। रेडिएटिंग पेन होना शुरू हो जाती है, मरीज़ को अपनी एक टांग में या दोनों टांगों में दर्द रहती है। इसके साथ में मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, और उनको अपनी या जिसे क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, कड़ल पड़ना, मरीज़ कहता है कि मैं चलता हूँ तो मुझे दर्द होती है। ऐसे मरीज़ों की सबसे अहम बात होती है कि हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि इनका लाइफस्टाइल किस तरह का है, इनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं चल रही। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, मसल्स वीक हो रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, और उसके साथ में उनको अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अलामात बता दी। पेशेंट यूजुअली जो आता है कंप्लेन करके वो पेन लेके आता है जी, तो पेन से पहले जो सारी चेंजेस डेवलप हो रही होती हैं, तो तशखीस किस तरह से की जाए, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, एक लेमैन है उसको किस तरह से आप गाइड करना चाहेंगे? जी, इसमें जो हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, हमारे कुछ फिज़िकल टेस्ट होते हैं। हम उन फिज़िकल टेस्ट से पेशेंट की मूवमेंट करवा के ये आइडियलाइज़ कर लेते हैं, एक प्रोग्नोसिस डेवलप कर लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है। उसकी तशख़ीस हम इस तरह से करते हैं। हमारे पास कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। सबसे सिंपल टेस्ट होता है SLR, स्ट्रेट लेग रेज हम करवाते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को स्टीनोसिस है। जिस तरह आपने शुरू में बात की थी कि
अक्सर कमर दर्द के जो मरीज़ होते हैं उनको आगे झुकने से कमर में दर्द बढ़ जाता है। जब हम पेशेंट से स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं तो उनका आगे झुकने वाला जो टेस्ट होता है, हम उसे फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं, हम उनसे कुछ टेस्ट करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, उनसे कमांड देते हैं कि आपने आगे को झुकना है। जैसे ही वो आगे को झुकते हैं उनको रिलीफ मिलता है। और हम एक्सटेंशन बाइस एक्सरसाइज करवाते हैं कि उनको कमांड दी जाती है कि आपने पीछे की तरफ झुकना है। जैसे वो अपनी कमर को पीछे की तरफ करते हैं उनकी दर्द बढ़ जाती है। इसी तरह हमारे पास कुछ और टेस्ट होते हैं, नी टू चेस्ट टेस्ट करवाया जाता है, इसी तरह साइकिल एर्गोनोमिक टेस्ट होता है, इसी तरह हमारे पास ट्रेडमिल टेस्ट होता है। तो ये सारे फिजिकल टेस्ट हैं और इसमें जो सबसे अहम बात होती है कि पेशेंट का जिस भी मूवमेंट में उसे रिलीफ मिल रहा है वो मोस्टली फ्लेक्शन बाइस्ड होता है, यानी कि उसका पोस्चर जब वो आगे को झुकेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब यही होता है कि जब वो पीछे की तरफ जा रहा है तो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिसे हम स्टेनोसिस का नाम देते हैं। अब इसके लिए कंफर्मेशन जो टेस्ट है वो हमें रेडियोग्राफ्स करवाने पड़ते हैं। एक्सरे के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और फॉर द टाइम बीइंग अगर हमने 100% कंफर्म करना है कि इसे स्टेनोसिस है तो फिर हमें एमआरआई की तरफ जाना पड़ता है। एमआरआई करवा के वो चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इसे स्टेनोसिस है और ये स्टेनोसिस सेंट्रल है, फोरामिनल है या पेरिफेरल है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट के हवाले से भी मैं बताता चलूँ क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या इसके जो फेजेस हैं स्टेनोसिस के या इसकी जो स्टेजेस हैं वो 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। इन सब में सबसे अहम होता है कि पेशेंट कितना अपने आप को एक्टिव रख सकता है, कितना देर चल सकता है, और मुख्तलिफ टेस्ट से हमें वो पैरामीटर्स कंफर्म हो जाते हैं कि ये स्टेनोसिस किस स्टेज का है। स्टेज 1, 2 एंड 3 इन तीनों स्टेजेस में फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अक्सर हमारे यहाँ जो सर्जन हैं वो पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं कि स्टेनोसिस में आपको सर्जरी चाहिए, लेकिन अगर आपकी 3 स्टेजेस हैं तो इसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हम कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, कुछ मैनुअल टेक्निक्स होती हैं जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथों से परफॉर्म करता है। जो नैरोइंग हो रही है उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। स्पाइनल एडजस्टमेंट टेक्निक्स होती हैं वो हम अप्लाई करते हैं और पेशेंट की पेन सेटल हो जाती है, उससे रोज़मर्रा के कामकाज करने में आसानी होती है। स्टेज 4 पे हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर तो पेशेंट का ब्लैडर बाउल कंट्रोल लॉस हो चुका है, इसका मतलब है कि अब उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो उसका हराम मगज़ है, वो पूरी तरह कंप्रेस हो चुका है, और उस सूरत में तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन सर्जरी का ही बचता है। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में स्टेरॉयडल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और पैरेलल कुछ मेडिकेशंस भी की जाती हैं ताकि मसल्स रिलैक्स हों, पेशेंट की पेन मैनेज हो, और उसके साथ साथ हम फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ट्रीट करते हैं। बहुत सी मोडालिटीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे आम ज़ुबान में मशीनों का इस्तेमाल कहा जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं पेशेंट को दर्द को कम करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के इस मौजू पे आप तशरीफ़ फरमा थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नुमान गफ़ार जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ साथ सीनियर लेक्चरर हैं CPMC सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज, और बता रहे थे कि किस तरह से जो आप सर्वाइकल और लंबर स्टेनोसिस से बच सकते हैं और आगे झुककर जो आप काम करते हैं, कमर का जो पेन है उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।